इम्प्रूवमेंट करने का प्लान है? पिछले साल से क्या सीख मिली और अगले साल में क्या बेहतर करने का विचार है? क्या हो गया? कुछ बोल रहे हो? बोलो। है? माइक बंद करना पड़ेगा। चलो ठीक है। तो देखो मेन चीज वही है कि हमने एक साल या जो भी अभी अपन ने तैयारी करी, पढ़ाई करी, तो वी हैव डन मैनी मिस्टेक्स, वी हैव डन वेरी गुड थिंग्स। अच्छी भी बातें की होंगी, कुछ गलतियां भी की होंगी, है ना? और उन सब चीजों को एक बार थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि क्या हमारी कमियां रह गई, क्या गलतियां रह गई, हम उस पर कैसे वर्क कर सकते हैं, कैसे अपने आप को और इम्प्रूव कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं। और सबके लिए अलग अलग हो सकता है, ऐसा नहीं है सबकी, है ना? अच्छाइयां अलग हो सकती हैं, गलतियां अलग हो सकती हैं, और कुछ चीजें अपन को लगता है ये हम सुधार सकते हैं, कुछ हो सकता है कि लगे नहीं हमारे हाथ में ही नहीं है अभी, है ना, नहीं सुधर पाएंगी। तो जो अपने हाथ में नहीं है, चलो उसके लिए प्रे कर सकते हैं कि भैया वो चीज अपने आप, है ना, सुधरे या किसी तरह से हो। लेकिन जो अपने हाथ में है, हम उसमें क्या कर सकते हैं, वो मेन चीज है। तो अगर हमने नेग्लिजेंस किया, पढ़ाई को नेग्लेक्ट किया कभी कभी, है ना, शुरुआत में, कभी कभी शुरू में जोश आता है, फिर ठंडे हो जाते हैं, और फिर एनर्जी डाउन, फिर आधा पढ़ना छोड़ दिया और ले देके, वो सब चीजें क्या होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या खासकर ज्यादा नुकसानदायक होती हैं, क्योंकि हमें फाइनल एग्जाम देना है, पूरे 2 साल के जो भी सब्जेक्ट पढ़े हमने, टॉपिक्स पढ़े, उन पूरों को यूज करना है। फिर चीजें भी लिंक होकर चलती है मैक्सिमम, है ना, खासकर फिजिक्स में तो पूरी ही लिंक चलती हैं, केमिस्ट्री में कुछ कुछ जगह लिंक होकर चलती हैं, मैथ्स में भी कुछ कुछ जगह लिंक होकर चलती हैं। तो वो अगर हमें पुरानी चीजें नहीं अच्छे से पढ़ते तो आगे जाके समस्या आने लगती है। अगर हम पढ़ाई शुरू भी करते हैं लेकिन पता चला यार अब पुराने कारणों से आगे हम अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं चीजों को, तो इसलिए ये सब चीजों पे थोड़ा सा एक बार, है ना, विचार करें। बाकी तो ये हमेशा करने के लिए होता है, लेकिन बस एक कहने के लिए हो जाता है कि चलो नया साल है, कुछ है ना नया करने के लिए कि कुछ वो लेंगे, रेजोल्यूशन लेंगे, है ना। तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, एक कम से कम मौका मिलता है अपने को, अपने आप को आगे और पुश करने के लिए। बाकी तो ये हर दिन होना चाहिए कि हमने कल क्या गलतियां किया और उससे हमको आज क्या सीखना है, सब इम्प्रूवमेंट आता है। एक दिन सोच लेने से कुछ नहीं होता है ना। आज सोचोगे 2 दिन बाद नया साल खत्म हो गया और वो रेजोल्यूशन भी खत्म हो गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा। फर्क ये पड़ता है कि हम आज तो कुछ पढ़ ले पूरे साल भर के लिए, लेकिन हर दिन उसको रिवाइज करें, रिव्यू करें कि हमने उसमें क्या इम्प्रूवमेंट लाए, कल के बेसिस पे आज हमने क्या इम्प्रूवमेंट आया, फिर अगले दिन हमने क्या इम्प्रूवमेंट लाए अपने अंदर, हम कैसे चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये भी हमें थोड़ा सा देखना चाहिए। कई बार क्या होता है, हमको लगता है पढ़ना एक पार्ट है, लेकिन पढ़ने का भी क्या तरीका बदलने से कोई फायदा हो सकता है? क्या हम जो तरीका अपना रहे हैं वो फायदेमंद हो रहा है, नहीं हो रहा है, उससे हमें चीजें ज्यादा समय तक याद रह पाती हैं, नहीं रह पाती हैं, हमको
समझ आ रहा है? तो जरूरी नहीं कि पढ़ने का मतलब हम किताब लेके बैठे हुए हैं, उसमें भी क्या हम कोई और अप्रोच से पढ़ें, क्या और बेटर अप्रोच हो सकती है, क्या और तरीका हो सकता है, हमारी प्लानिंग में हम क्या चेंज कर सकते हैं, पढ़ने का पैटर्न, पढ़ने का ऑर्डर, पेपर देने का ऑर्डर, कुछ भी चीजें हैं उसमें अपने आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखोगे हमारे लिए क्या बेटर निकल के आता है। तो ये नहीं कि बस हमने एक चीज लगा ली बस वैसे ही करना है, अगर लग रहा है उससे फायदा नहीं हो रहा है, टाइम तो उतना ही है, लेकिन उसमें हम चीजों को एडजस्ट करके देखेंगे, यार ऐसा करने से क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा करने से क्या होगा। तो इस तरह से अपने आप को थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल मोड पे रख के देखो कौन सी चीज हमारे लिए वर्क करती है, और वो पर्सन टू पर्सन अलग हो सकती है। उसके लिए मैं कुछ चीज बता दूं तो जरूरी नहीं कि वो सबके लिए एप्लीकेबल हो, ठीक है ना। तो कई बार यही होता है कि जैसे अपने को बोल दिया जाता है पहले ये सब्जेक्ट करो, फिर वो सब्जेक्ट करो, फिर वो सब्जेक्ट करो। इट डजंट कि सबके लिए वो चीज वर्क करे। हो सकता है किसी के लिए फिजिक्स पहले करना अच्छा हो, किसी के लिए मैथ्स पहले करना अच्छा हो एग्जाम, किसी के लिए केमिस्ट्री अच्छा हो। सबके लिए एक चीजें तो होती नहीं है, भगवान ने सबको एक बनाया भी नहीं है ना। सबके लिए अलग अलग चीजें हैं, सबका दिमाग अलग अलग तरीके से चलता है, सबकी चीज वो अलग अलग तरीके से वर्क करती है चीजें। तो हमें लेकिन ये देखना है कि हमारे लिए क्या बेस्ट है। ये नहीं कि यार उसने ऐसा किया था उसका अच्छा हो गया, जरूरी नहीं कि उसके बेहतर अपन अपनाए तो अपना अच्छा हो जाएगा। हो सकता है वो अपने लिए वर्क ना करे, ठीक है ना। अपनी एक अलग आइडेंटिटी होती है, अपना दिमाग अलग तरीके से चलता है, सबका दिमाग अलग अलग तरीके से होता है, सबकी अलग अलग काबिलियत होती है। तो वो अपने को देखना है कि हम किस तरीके से अपना बेस्ट आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस लेके आ सकते हैं, और अपने पुरानी गलतियों से उसमें सीखना है। बाकी डेफिनेटली एफर्ट सबको बढ़ाने की जरूरत है। हम जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं अभी मान के चलो सफिशिएंट नहीं है, उसमें और हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो पहली बात तो हम देखें हम कहां कहां टाइम बर्बाद करते हैं, उससे कैसे टाइम बचा सकते हैं, है ना। और फिर उसके बाद जितना टाइम है उसको कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दे, और थोड़ा सा बस चीजों को सोचने की, समझने की और बदलने की जरूरत होती है। यू कैन सी रिजल्ट्स में ड्रास्टिक चेंज आ सकता है, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट चीज है, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, ये सबसे मेन है। ये नहीं कि हमने 2 दिन खूब मेहनत कर ली और फिर ठंडे हो गए, जैसा होता है ज्यादा था ना। नए साल में लोग जिम जाएंगे, ये करेंगे, गए 4 दिन फीस दे आए साल भर की, और फिर फीस भी गई और खुद भी बिस्तर के अंदर, है ना। तो वैसे अपन भी बहुत सारे वो कोशिश करेंगे, वो करेंगे, या कभी नई क्लास शुरू होती है यार इस साल अच्छे से मेहनत करेंगे ना, नई नई कॉपी शुरू हो, सुंदर सुंदर लिखेंगे, फिर तो ये चीजें इसलिए डेली थोड़ा सा रिव्यू करने की जरूरत होती है अगर हमें कुछ अच्छा करना है अपनी लाइफ के साथ लॉन्ग टर्म में। तो इसलिए नया साल है, अच्छी बात है कि हम कुछ अच्छा प्लान करें, लेकिन बेटर है हम हर दिन उस प्लान को रिव्यू करें और उसमें क्या और ऐड कर सकते हैं। और ये भी नहीं कि आज हमने डिसाइड कर लिया वो फाइनल हो गया, आज हमने डिसाइड किया, उसको रिव्यू करें, यार ये चीज हमारे साथ पॉजिटिव वे में जा रही है या नहीं जा रही, नहीं जा रही तो हम उसको चेंज कर दें। ऐसा नहीं कि हमने रेजोल्यूशन लिया था यार इसी पे स्टिक रहना है, या तो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। हमें ये देखना है कि हमारे लिए वो फायदेमंद हो रहा है, नहीं हो रहा है, या हम उसमें और क्या बदलाव कर सकते हैं, उसको और कैसे बेटर कर सकते हैं। तो इन सब चीजों पे थोड़ा सा फोकस करो, ठीक है। और सब लोग अच्छा कर सकते हैं, बस वही जो मैंने बताया, थोड़ा सा अपने अंदर एक तो विश्वास लेके आओ, अपने ऊपर विश्वास करना सीखो, और दूसरा एक रेगुलर एफर्ट और डिसिप्लिन मेंटेन करो। चीजें कई बार होने में समय लगता है, कई बार ये होता है अपन मेहनत करते हैं, आउटपुट नहीं आता, मेहनत से फिर लगता है कोई फायदा नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है, समय लगता है सबको हर चीज करने में। जैसे आप मान लो किसी को स्विमिंग सीखनी है तो हो सकता है कोई 1-2 दिन में सीख जाए, किसी को हो सकता है हफ्ते भर लग जाए, किसी को 10 दिन भी लग जाए। लेकिन किसी ने देखा 2 दिन में नहीं सीखा, मैं छोड़ ही नहीं, मैं क्यों जाऊं पानी में, मेरे को तो आ ही नहीं है स्विमिंग, तो सीख जाएंगे क्या, है ना। ये चलता है बच्चा, तो माँ बाप उम्मीद छोड़ दे रहे यार ये चल रहा ही नहीं सर, कभी तक घुटने भी नहीं लिया इसने, है कोशिश ही छोड़ दें। भाई कोशिश लगी रहती है ना, ये पता है कि सब चल सकते हैं, पता है ना, ये उम्मीद है उनको सब चल सकते हैं। तो वो कोई बच्चा 2 साल में चल रहा है, कोई 3 में चल रहा है, वो 3.5 में चल रहा है, लेकिन माँ बाप लगे हुए हैं कि ये चलेगा तो सही, अपन अपने एफर्ट्स तो करते रहे। तो वही चीज हमारे साथ भी है, हम क्या होता है बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं और इस चक्कर में हम कुछ कर नहीं पाते। तो कई बार सबके लिए और अलग, किसी को मैथ जल्दी समझ आता है, किसी को फिजिक्स जल्दी आ जाता है, किसी को केमिस्ट्री जल्दी आ जाता है। हर एक का एक इंक्लिनेशन होता है, तीनों सब्जेक्ट बराबर चलना थोड़ा मुश्किल होता है।
किसी एक सब्जेक्ट में अपना ज्यादा इंटरेस्ट आता है, किसी में कम आता है, लेकिन एफर्ट्स अगर करते रहोगे तो सब चीजें अच्छी हो सकती हैं। बस दिक्कत ये है हमें जिसमें मजा आता है उसमें तो खूब समय देने लगते हैं, और जिसमें मजा नहीं आता उसमें धीरे धीरे समय कम कर देते हैं, जबकि उसको ज्यादा समय देना पड़ता है। अगर किसी माँ बाप का एक बच्चा वीक है तो उसको ज्यादा अटेंशन की जरूरत है, उसको छोड़ दो, ये अच्छा चल रहा है उसको पीछे पड़ जाओ। जो वीक है उस पर अटेंशन देने की जरूरत है ना, कि इसको हमारे सपोर्ट की जरूरत है, ये तो अच्छे चल रहे हैं तो खुद से भी थोड़ा बहुत मैनेज कर लेंगे। लेकिन हम उल्टा करते हैं, जो अच्छा चल रहा है, हाँ इसमें तो इंटरेस्ट आ रहा है, मैथ्स में इंटरेस्ट आ रहा है, तो आज पूरी मैथ्स कर देंगे, फिजिक्स गई बाहर में, केमिस्ट्री गई बाहर में, है ना, या मैं फिजिक्स में इंटरेस्ट आ रहा है तो ये गई केमिस्ट्री गई फिजिक्स। तो ऐसा नहीं, जो चीज हमारी वीक है, अगर हमको लगता है कि हमारे पास मान लो 3 घंटे हैं, तो जो चीज वीक है उसमें करीब दो 40% टाइम। लेकिन ये नहीं अच्छे में टाइम नहीं दो, अच्छे में भी दो कि वो खराब ना हो जाए, तो लेकिन उसमें थोड़ा सा परसेंटेज हम कम कर सकते हैं। जबकि हमारा उल्टा रहता है, जो वीक है उसमें तो 0% ही हो जाता है कि इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, छोड़ दो इसको। तो ऐसा नहीं, ये होता है तो एंड में हम छोड़ देंगे उसको, लेकिन अभी समय नहीं है छोड़ने का। अगर एग्जाम से 1 महीने पहले मुझे लग रहा है मुझे केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं आ रहा या फिजिक्स में कुछ भी नहीं आ रहा, मैं खुद ही बोल दूंगा छोड़ दो। एटलीस्ट 2-4 चैप्टर कर लो, कि तुम अगर किसी जगह पर जैसे IIT एडवांस की अगर बात करो तो इंडिविजुअल कट ऑफ होता है 10% के आसपास, कि अब 10% मार्क्स तो ले आओ कम से कम उसमें। जेईई मेंस में पूरा छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी छोड़ने का टाइम नहीं है, अभी तो एफर्ट्स करने का टाइम है ना। अभी तो अपन उस स्टेज में कि हम एफर्ट्स करेंगे तो चीजें पकड़ सकते हैं। एक बार वो समय निकल गया फिर हम खुद ही बोल देंगे अब नहीं बन रहा है तो छोड़ दो, उससे क्या फायदा। फिर जिसमें नंबर ला सकते हो उसमें नंबर लाओ। लेकिन अभी हम उस स्टेज में नहीं ना, कभी से छोड़ के बैठ जाए, अभी से छोड़ दो पकड़ ही नहीं पाएंगे कभी भी। तो अगर अपने कुछ अच्छा करना है तो तीनों ही सब्जेक्ट में अच्छा करना पड़ेगा, तब तो हम कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसमें भी कई बार किस्मत की बात होती है कि हमने जो सब्जेक्ट अच्छा किया था वो टफ आ गया, अच्छा करने के बाद भी नहीं बन रहा, और जो हमने छोड़ दिया था वो आसान आ गया। तो जिसने किया था वो तो खूब नंबर ले आया इसमें, और हम कुछ नहीं करके आ पा रहे उसमें। तो इसलिए अभी समय यह है कि हम तीनों सब्जेक्ट पे फोकस करें। जो सब्जेक्ट वीक है उस पर थोड़ा सा ज्यादा समय दें, ज्यादा एनर्जी लगाएं उस पर, और जो ठीक चल रहे हैं उसमें भले थोड़ा सा कम करें, उसमें मेहनत करनी है, या इनफैक्ट उनमें तो उतनी करती रहो, एक्स्ट्रा समय निकाल के जो वीक सब्जेक्ट है उसमें और एक्स्ट्रा एफर्ट करने की कोशिश करो, टारगेट रखो। ठीक है, तो इन सब चीजों के साथ अपने आप को थोड़ा सा इंप्रूव करो, और हमें भी दिखे कि तुम लोग है ना कुछ इंप्रूव हो रहे हो। वो क्योंकि किसी भी चीज का एक जब तक मेजरमेंट नहीं होता तो पता नहीं चलता कि इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एक तो तुम्हें खुद को रियलाइज होगा कि हमें चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आ रही हैं, बन रही हैं, और उसका रिफ्लेक्शन मिलेगा टेस्ट के रिजल्ट्स में। कि टेस्ट ऑब्वियस सी बात है, अगर अच्छा होगा तो रिजल्ट भी अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि अच्छा हो गया और टेस्ट बेकार चल रहे हैं और तुम बोल रहे हो हमारा तो सर सब अच्छा चल रहा है लेकिन टेस्ट ही नहीं बेकार चल रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। अगर अच्छा होगा तो यहां पर भी हमको इंप्रूवमेंट दिखाई देगा, तुमको भी दिखाई देगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इन सब चीजों के हिसाब से अपना आने वाला साल प्लान करो कि अपन अगले साल जब मिले तो और अच्छी पोजीशन में हो, और अच्छे से है ना लगे कि कॉन्फिडेंस के साथ होगी यार इस बार तो हम क्रैक कर ही लेंगे, है ना। क्योंकि तब अपना फाइनल अगला साल जो आएगा वो वही होगा जब हम एग्जाम का फॉर्म भर चुके होंगे, है ना। तो हाँ पाड़ो, ठीक है, चलो। तो हम पहले CCQ के डाउट नहीं, उसके बारे में DMTS के। DMTS में कोई डाउट है? 10th वाले एक DMTS दे देना, कोई DMTS देना, SHM वो ऑसिलेशन वाला ये ना। जो मार्क है वो डाउट, बाकी सब डाउट है। अच्छा, तो मैं कहा जो मार्क है वो डाउट है, 2 ही तो मार्क है, बाकी सब डाउट है। SHM DMTS 5, क्वेश्चन नंबर 10th। Mass M is suspended from a spring of force constant K. The spring is cut into 2 equal parts and same mass is suspended. तो 2 में से मतलब एक पार्ट पे सस्पेंड किया, ऐसा नहीं बोला कि उसको पैरेलल या सीरीज नहीं बोला ना। ये तो 2 में, ये थोड़ी बोला पैरेलल में लगा दिए, 2 पार्ट में तोड़ के ब्लॉक कनेक्ट कर दिया, तो एक से किया मतलब। तो बस K कितना हो गया, दुगना हो गया।
तो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो रूट 2 टाइम्स हो जाएगी। चलो और कोई डाउट? फर्स्ट वाला on suspending a mass from a spring of force constant ये frequency of vibration is, तो ये एक से frequency, इसमें भी ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे ना, तो k इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2k, तो फ्रीक्वेंसी वो रूट के प्रोपोर्शनल, तो एक से अगर f थी तो इसमें 2k हो गया, तो रूट 2f हो जाएगी। ठीक है, चलो और कोई डाउट है इसमें? CCQ 8 first question, the time period of simple pendulum length 4 meter is, क्या रहेगा, क्या आंसर इसका? 4 सेकेंड। Second, a spherical bob of radius L by 2 hangs from a string of length L, then its time period would be, हाँ तो इसमें जो L लेंगे वो कितना लेंगे 3L by 2, अपन ने देखा था बॉब का कुछ रेडियस होगा तो लेंथ को L plus R लेना है, तो 3L by 2, तो सेकंड का सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। थर्ड, a girl is swinging on a swing in the seated position, as she stands on the swing, the frequency of a swing इनके टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, ऐसे लिख दो इंक्रीजेस। फोर्थ, a pendulum based clock is taken upon the mountains, तो माउंटेन्स में जी की वैल्यू क्या हो जाएगी कम, तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, इंक्रीजेस। फिफ्थ, a simple pendulum swings in a lift moving with constant acceleration a upwards, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 pi under root L by G plus A. Sixth, a bob of mass M hangs from a roof of a car using a string of length L. The car is moving with acceleration A on a straight road. इसका क्या हो जाएगा 2 pi under root L by under root G square plus A square, है ना, हॉरिजॉन्टल में जब एक्सेलरेट करेगी तो G इफेक्टिव अंडर रूट G स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो जाएगा। सेवेंथ, a bob of mass M hangs from the roof of a cart sliding down an inclined plane of inclination theta. If length of, इसका क्या होगा 2 pi under root L by G cos theta। आ रहा है ये बाकी लोगों का? तो क्या कह रहा है, कार में पेंडुलम है और है ना, एक कार स्लाइडिंग डाउन कर, कुछ नहीं दे रखा तो अपन वही फ्रिक्शन मानेंगे नहीं, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा कितना आएगा जी साइन थीटा। तो वो समझने वाली बात वही है कि जब अपने को ऐसे कोई भी केस निकालने हैं तो हमको क्या देखना है, जी इफेक्टिव देखना है कि जी इफेक्टिव क्या होगा। तो जी इफेक्टिव क्या होगा, कोई और एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा, तो mg और सूडो फोर्स का रिजल्ट, क्योंकि एक्सीलरेट कर रही है कार। तो हम विद रिस्पेक्ट टू कार्ट देखें। अच्छा एक और चीज, जब भी इंक्लाइंड सरफेस होता है तो कई बार क्या होता है, हमें कंपोनेंट लेने में समस्या होने लगती है, क्योंकि हमने यहां बना दिया बॉब तो समस्या हो जाती है। तो जो भी हमको ऑब्जेक्ट है हम उसको यहीं सरफेस पे बना लें कि हमारा बॉब जो है वो है तो वहीं पर, बस अपने को फोर्सेस और उसके कंपोनेंट रेजोल्यूशन करना है। तो इस बॉब पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो mg लग रहा है नीचे की तरफ, और ये कार्ट एक्सेलरेट कर रही है, तो एक क्या लग गया इस पे सूडो फोर्स, कितना लग गया ma,
और ए किसके बराबर है, जी साइन। ध्यान रखना ये mg का कंपोनेंट नहीं है, ये सूडो फोर्स है। हाँ, mg के कंपोनेंट के कारण ये कार्ट एक्सेलरेट कर रही थी जी साइन थीटा से, लेकिन कार्ट का अगर एक्सेलरेशन है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा कार्ट के रिस्पेक्ट में। अब दो ही फोर्स लग रहे हैं इसमें कार्ट के रिस्पेक्ट में, टेंशन के अलावा देखते हैं अपन, टेंशन नेट फोर्स को बैलेंस करती है। अब mg का देखें तो mg का इधर कंपोनेंट mg साइन थीटा आएगा और इधर कंपोनेंट क्या रहेगा, mg। तो g इफेक्टिव का मतलब होता है ये रिजल्टेंट फोर्स को मास से डिवाइड करना। अब ये mg साइन थीटा इस सूडो फोर्स से कैंसिल हो जाएगा, समझ आ रहा है? ये mg का कंपोनेंट है और ये सूडो फोर्स, दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल। तो नेट फोर्स क्या बचा, mg cos थीटा। तो इसमें एक और चीज का ध्यान रखना, ऐसे कभी भी क्वेश्चन जो भी नेट फोर्स आता है इक्विलिब्रियम पे रस्सी अपने आप को वैसे ही अलाइन कर ली। कई बार ऐसे क्वेश्चन में ये भी पूछ लेते हैं, बताओ इक्विलिब्रियम पर टेंशन का एंगल कितना होगा, हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से, ऐसे करके। तो अगर टेंशन का एंगल हॉरिजॉन्टल से कोई पूछ लेगा तो क्या करोगे, ये थीटा है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो ये भी पूछ लेते कई बार। या टेंशन होगी कितनी इक्विलिब्रियम में, तो टेंशन नेट फोर्स को बैलेंस कर रही होगी, तो टेंशन की वैल्यू किसके बराबर होगी, mg cos थीटा। ये भी अपने आप में सवाल है कि अगर ये चल रहा है तो इक्विलिब्रियम में एंगल क्या होगा रस्सी का, वर्टिकल से या हॉरिजॉन्टल से, टेंशन की वैल्यू क्या होगी। यहां हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। तो g इफेक्टिव जो है वो नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास हो जाएगा। तो g इफेक्टिव क्या हो जाएगा यहाँ पे, g cos थीटा। तो जो टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट L बाय, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये एक अच्छा क्वेश्चन है इस चैप्टर में जो कई बार पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और गड़बड़ हो जाती है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने। चलो 8th हमने कर लिया था, 9th का क्या आंसर आएगा, 2 पाई अंडर रूट 1 बाय जी इंटू 1 बाय एल प्लस 1 बाय आर वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, और 1 बाय एल भी किसके बराबर हो गया, 1 बाय आर के बराबर हो गया। जी आ जाएगा 2 बाय आर, तो 2 पाई अंडर रूट आर बाय 2g, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा 9th वाले का। चलो 60 मिनट आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ठीक है, तो अगर ऐसा पेंडुलम बनाना है जो 1 घंटे में एक ऑसिलेशन कंप्लीट करे तो उसकी लेंथ अर्थ के रेडियस के बराबर बनानी पड़ेगी। चलो उसके बाद 10th क्वेश्चन का तब हमने लिखा ही था 2 पाई अंडर रूट आर बाय जी, फॉर्मूला भी याद रखना है, और वैल्यू कितनी होती है 84.6 मिनट्स। देन 11th क्वेश्चन, तो 11th वो स्मॉल चेंज की बात कर रहे हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इंक्रीज बाय 2%। तो अपन ने क्या देखा था, डेल्टा टी बाय टी
इज इक्वल टू 2 डेल्टा एल बाय एल माइनस 2 डेल्टा जी बाय, ठीक है, आया कहां से था याद है? तो टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, तो बेसिकली टी प्रोपोर्शनल टू एल की पावर 1/2 जी की पावर -1/2। तो ऐसे में जब अपन डेल्टा टी बाय टी लिखते हैं तो पावर को देखते हैं तो हाफ इंटू डेल्टा एल बाय एल, तो यहाँ की पावर -हाफ है, लिखा था ना ये कल अपने फ्रैक्शनल चेंज, क्या हो गया? अरे हाफ आएगा, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ओके देखा गड़बड़ हो जाती है, चलो सॉरी। तो ये आ जाएगा हाफ डेल्टा एल बाय एल माइनस हाफ डेल्टा जी बाय। अब देखो इसमें ये है फ्रैक्शनल चेंज, इनटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज चेंज आ जाएगा। तो हाफ एल को इंक्रीज किया तो ये तो पॉजिटिव लिखा जाएगा, और जी को डिक्रीज किया तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा अपने को, डेल्टा जी बाय जी वाले परसेंटेज को। तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा 2%। तो टाइम पीरियड का चेंज 2% आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा अपने कल पॉइंट्स लिखे थे ना, उसमें एक पॉइंट और ऐड कर लो, वैसे पूछा तो नहीं जाता लेकिन एक बार केवीपीवाई के एग्जाम में पूछा गया था, तो लिखो उसमें देखो, इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट स्मॉल, if angular displacement is not small, then time period of simple pendulum will be, if angular displacement is not small, then time period of simple pendulum would be 2 pi under root L by G into 1 plus theta naught square by 16. ठीक है, तो ये एक्चुअली साइन थीटा की सीरीज होती है, मैथ्स में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, तो उस सीरीज के हिसाब से आता है, अपने ज्यादा मतलब का नहीं है, लेकिन हाँ एक बार पूछा गया था तो अपने को लिखा हुआ हो तो थोड़ा सा आइडिया है। ठीक है, क्लियर है? थीटा बाकी जब भी कब थीटा को लिखते हैं किसमें लिखा जाता है? रेडियन में। थीटा को एज ए थीटा लिखते हैं तो रेडियन में लिखा जाता है। कंपाउंड और फिजिकल पेंडुलम। कंपाउंड और फिजिकल पेंडुलम। देखो अब सिंपल पेंडुलम में तो अपने बोला एक धागे से किसी चीज को बांध दिया, लेकिन कोई भी चीज हो, तो हमारे दीवार में घड़ी टंगी हुई है, उसको तुम थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे तो क्या करेगी? ऑसिलेट करेगी, है ना? नॉर्मली तो सिंपल पेंडुलम भी रुक जाता है, अगर अपन मानते हैं कि आइडियल केस में एनर्जी लॉस नहीं हो रही तो वो ऑसिलेट करता रहेगा। ऐसी घड़ी अगर टंगी हुई है उसको तुम डिस्प्लेस करोगे और अगर एनर्जी लॉसेस को नेग्लेक्ट कर दो, वो भी क्या करती रहेगी? ऑसिलेट करती रहेगी। तो ऐसा कोई भी फिजिकल सिस्टम, कोई भी रिजिड बॉडी, एक्सटेंडेड बॉडी को अगर हम देखें तो वो जिस पॉइंट के अबाउट सस्पेंडेड है वहां से डिस्प्लेस करने पे क्या करेगी? ऑसिलेशन करेगी। उसी को हम क्या बोल देते हैं? कंपाउंड पेंडुलम या फिजिकल पेंडुलम बोल देते हैं। ठीक है, तो लिखो इफ एनी rigid body
is suspended from a point, if any rigid body is suspended from a point and is free to oscillate about that point, is free to oscillate about that point, is free to oscillate about that point, then it is called compound or physical pendulum. Then it is called compound or physical pendulum. तो ये अपने पास कोई एक रिजिड बॉडी है, S is point of suspension, C इसका सेंटर ऑफ मास है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है D, so D is distance between point of suspension and center of mass, और M मान लेते हैं mass of object. ठीक है, तो अपन ने S है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, C सेंटर ऑफ मास. अच्छा, इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ मास बिल्कुल नीचे होगा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के, है ना. जब इक्विलिब्रियम होगा तो टॉर्क जीरो होगा, यहाँ भी रोटेशनल वो एंगुलर एसएचएम होगा. तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, सेंटर ऑफ मास पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के नीचे होगा. अब मान लो इसको हम थोड़ा सा घुमा दें, ठीक है. तो जो सेंटर है वो इसका यहां कहीं हमने घुमा के शिफ्ट कर दिया. ये डिस्टेंस है D. ये इनिशियल रेफरेंस लाइन थी जो इक्विलिब्रियम वाली लाइन थी, वर्टिकल वाली, तो हमने इसको थीटा रोटेट कर दिया पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट. ठीक है, अब इस पे भी क्या लगेगा, नीचे की तरफ mg. अच्छा, और यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन या हिंज है ये भी फोर्स लगाएगा. लेकिन हमने देखा जब भी फिक्स्ड एक्सिस होती है, जो हिंज पे या एक्सिस पे लगने वाले फोर्स हैं वो उसी से पास कर जाते हैं एक्सिस से, तो उनका टॉर्क वहां पर जीरो हो जाता है. तो इनका तो कोई टॉर्क आएगा नहीं, किसका टॉर्क आएगा, सिर्फ mg का टॉर्क आएगा. समझ आ रहा है. तो दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन. यहां से हमने उसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया. अब जो नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन आएगा, टाउ नेट, यह आ जाएगा mg. और फिर ये d है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, d साइन थीटा. तो mg इंटू d साइन थीटा. ठीक है, और ये टॉर्क है, ये क्या हो जाएगा, I अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इंटू अल्फा. टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा. तो ये आ गया mgd साइन थीटा. तो यहां से भी देखेंगे जो अल्फा आया mgd अपॉन I इंटू साइन थीटा. ठीक है ना, I बाकी हम उसी को बोल रहे हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन वाले को. फिर से देखिए अल्फा भी थीटा के प्रोपोर्शनल नहीं आया, यानी किसी भी थीटा के लिए एसएचएम नहीं होगा.
स्मॉल थीटा के लिए हम साइन थीटा को लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। तो फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा sin theta is approximately theta and alpha आ जाएगा mgd by I into theta। अब हम कंपेयर करके बोल सकते हैं ये टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ओमेगा स्क्वायर को, या ओमेगा इज इक्वल टू, सो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट mgd बाय I हो जाएगा, और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा होता है तो 2 पाई अंडर रूट I बाय mgd। तो ये टाइम पीरियड का इसका फॉर्मूला होगा जो हमको याद रखना पड़ेगा। pi under root I by mgd। I moment of inertia about point of suspension, d distance between center of mass and point of suspension। तो इसमें थोड़ा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी याद होना जरूरी है। अगर क्वेश्चन आ गया, अपने को फॉर्मूला पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता तो भी कोई फायदा नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा पुरानी नॉलेज याद रखते रहना है, रिवाइज करते रहना है। याद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? याद है? बताओ सॉलिड स्फीयर का कितना होता है? 3/4 नहीं होता। क्या होता है? 2/5 mr²। हॉलो स्फीयर का 2/3 mr²। रॉड का सेंटर के अबाउट ml²/12। एंड पॉइंट के अबाउट ml²/3। रिंग का उसकी एक्सिस के अबाउट mr²। डिस्क का, हाँ। तो ये सब चीजें क्या है, याद रखनी है। और जब ये याद रहती है ना तो अपने आप आगे भी कॉन्फिडेंस आता है, जब अपना आगे उसकी जरूरत पड़ती है। नहीं तो अब ये आता है अपने को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकालना आ रहा, तो फिर ये मेहनत भी बेकार हो जाएगी, ये नॉलेज सारी बेकार हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए चीजों को रिवाइज करते रहो, याद रखो। हो गया यहां तक? ये एक यूनिफॉर्म रॉड है,
इसका मास है m, लेंथ है l, और अपने एंड पॉइंट के अबाउट सस्पेंडेड है. फाइंड टाइम पीरियड ऑफ रॉड फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस. पाई अंडर रूट 2l/3 जी. ये आ रहा है. तो देखो इसमें अब क्या होता है, कॉमन एक मिस्टेक ये होती है कि हम i तो फिर भी कई बार सही निकाल लेते हैं कि i एंड पॉइंट के अबाउट कितना होता है ml²/3, और हम गड़बड़ करते हैं d को l के बराबर लिख देते हैं. ये कॉमन मिस्टेक हो जाती है. तो d रॉड की लेंथ नहीं होती, ध्यान रखना. डी समझना, डी क्या है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ मास की दूरी. तो रॉड का सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पे होगा ना, तो डी की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी यहाँ पे l/2. ये देखा है मैंने, कॉमन मिस्टेक कर देते हैं बच्चे कि डी को l के बराबर ले लेते हैं कई बार. तो वो डी जो है ध्यान रखना है, इट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास. तो जो टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट I/mgd होता है. तो 2 पाई I हो गया ml²/3 और mg इंटू l/2. तो m से m कट गया, l से l कट गया, तो आ गया 2 पाई अंडर रूट 2l/3 जी. ठीक है. क्लियर है. मान लो ये एक यूनिफॉर्म डिस्क है, मास है इसका m, रेडियस है r, और यहाँ पे सस्पेंडेड है. इसके लिए निकालो टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन. Find time period of small oscillations.
आई क्या हो जाएगा? हाँ, तो इस एक्सिस के अबाउट होता है mr²/2 प्लस mr² करना पड़ेगा, तो कितना होगा 3/2 mr², और यहां पे dr के बराबर ही हो जाएगा, है ना? क्या हो गया? गलत कर दिया क्या? तो टाइम पीरियड है 2π√I/mgd, 2π√2 3r/2g। ठीक है? अच्छा, इसमें कई बार एक और चीज पूछ लेते हैं, ये पूछ लेते हैं ऑल्सो फाइंड equivalent length of simple pendulum। Also find equivalent length of simple pendulum। तो कुछ खास नहीं है इसमें, क्या करना, बस इसको 2π√L/g से इक्वेट कर देना है कि अगर इसको एक सिंपल पेंडुलम, मतलब सारे मास को अपन एक सिंपल पेंडुलम में देना चाहे तो उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, तो बस इस टाइम पीरियड को इक्वेट कर दो 2π√L/g से, तो क्या आ जाएगा ये L = 3r/2। तो दिस इज द लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट सिंपल पेंडुलम, मतलब कितनी लेंथ का पेंडुलम ले बेसिकली उसका टाइम पीरियड इसके टाइम पीरियड के बराबर आ जाए, जो उसके इक्विवेलेंट हो। तो टाइम पीरियड निकाल लो और उसको किससे इक्वेट कर दो, 2π√L/g से इक्वेट कर दो, यू विल गेट इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। सॉरी, ये G है यहाँ पे 2 और 2G। ठीक है, क्लियर है? चलो CCQ का पहला क्वेश्चन करो, CCQ 9 क्वेश्चन नंबर 1।
ओके, चलो इसके बाद लिखो, नेक्स्ट इज टॉर्शनल पेंडुलम। क्या है वैसे उसका आंसर क्वेश्चन का? 2√। तो क्वेश्चन तो यही था ना जब अपन ने किया था, बस में डेटा सब्स्टिट्यूट करना है। इसमें लेंथ कितनी दे रखी है? 1 मीटर, जी को 10 लेना है, तो लेंथ को 1 लोगे, जी को 10 लोगे, तो 2/30 यानी 2π/√15 आ जाएगा, है ना? या जी को पाई से काट दो, वो बोल रहे तो वैसे कर लो, तो 2√2/√3 ऐसा आ जाए, कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है वो तो। टॉर्शनल पेंडुलम, देखो टॉर्शनल पेंडुलम क्या होता है कि अपन ने किसी धागे से किसी ऑब्जेक्ट को लटका दिया, अब उसको अगर मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे तो वो ऐसे ऐसे करके क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने इसको अभी इसे रबर बैंड से बांधा है, जैसे मान लो अपन इसको ऐसे लटका दिया, अभी इसका सेंटर वहां से इधर शिफ्ट हो गया ना, चलो थोड़ा सा इधर करके देखे, अब इधर शिफ्ट हो गया, चलो तो अब रफली थोड़ा सा ठीक हो गया, है ना। अब ये अगर इक्विलिब्रियम पे इसको मैं थोड़ा सा अगर ऐसे करके ऐसे ट्विस्ट करता हूं, ठीक है, अभी इसमें तो अच्छे से दिखाई नहीं है, इसमें थोड़ा ज्यादा करके दिखा देता हूं। ऐसे जैसे अपन इसको घुमा दिया, तब ये क्या करेगा? ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे घूमेगा, फिर हमने लार्ज अभी ऑसिलेशन किया, स्मॉल भी करेंगे तो वो ऐसे ऐसे करके क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। अगर एनर्जी लॉसेस को अपन नेग्लेक्ट कर दें तो ऐसे पेंडुलम को क्या बोला जाता है? टॉर्शनल पेंडुलम बोला जाता है। तो अपन किसी रिजिड ऑब्जेक्ट को किसी धागे से, लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से बांध दें और उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, यहाँ पे साइड में नहीं सरका रहे, उसी को क्या कर रहे हैं, वहां पर अपन ट्विस्ट करते हैं, तो वो क्या करेगा? अपनी पोजीशन के अबाउट ऐसे ऑसिलेशंस करेगा, इसको क्या बोला जाता है? टॉर्शनल पेंडुलम बोला जाता है। तो लिखो, इफ अ रिजिड ऑब्जेक्ट, if a rigid object is attached to a light inextensible wire, and is twisted slightly about the axis along the wire, then it will perform oscillations. It is called torsional pendulum. It is called torsional pendulum. It is called torsional pendulum. ठीक है, जैसे मान लो ये एक अपन ने कोई डिस्क जैसा है ऑब्जेक्ट, इसको अपन ने ऐसे टांगा हुआ है, ये इसका सेंटर है। अब देखो इसमें ऐसा कोई बदलाव तो दिखेगा नहीं अपने को, अपन इसको घुमा भी देंगे तो अपने को डिस्क तो वैसी की वैसी दिखाई देगी, है ना, कोई चेंज तो दिखाई देगा नहीं। लेकिन फिर भी हम इसमें इसको, ये हमारी इनिशियल पोजीशन हो गई, अब हमने इसको ऐसे, मतलब ये ए को हमने, या ए डैश बोल दें, ये ए को यहां पहुंचा दिया अपन ने, तो ऐसा हम उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर, समझ आ रहा है? तो बस पहले इसको अपन ने ऐसे घुमा दिया, पोजीशन तो वैसी दिखाई देगी, जस्ट रेफरेंस के लिए इनिशियल लाइन थी, वहां से हमने इसको क्या कर दिया? थीटा रोटेट कर दिया। तो इस पे क्या होगा? ऐसे करके एक टॉर्क आएगा जो इसको वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करेगा। अब ये टॉर्क वैसे ही होता है, वायर में क्या होता है, एक वो जैसे स्प्रिंग फोर्स लगाता है, वैसे वायर क्या करता है, इसी केस में टॉर्क लगाता है। तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क ऑफ वायर है।
वो जो है वो सी थीटा के बराबर हो जाता है। रिस्टोरिंग टॉर्क जो है, जैसे स्प्रिंग का फोर्स kx होता है, तो ऐसे केस में जो वायर का टॉर्क है उसको अपन क्या, वो किस पे डिपेंड करेगा, थीटा पे डिपेंड करेगा बेसिकली। एंड वेयर जो c है ये टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ वायर कहलाता है। तो रिस्टोरिंग टॉर्क जो है वो सी थीटा के बराबर हो जाता है, वे सी इज टॉर्शनल कांस्टेंट, थीटा इज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, कितना डिफ्लेक्शन किया अपन एक तरीके से। अब जो टॉर्क है मतलब आई अल्फा के बराबर होगा, आई इसी एक्सिस पे होगा तो इसी एक्सिस का रोटेशन होगा, तो इस टॉर्क को अपन क्या लिख देंगे, आई अल्फा लिख देंगे टॉर्क को, है ना। ये एक्सिस फिक्स है, फिक्स एक्सिस के लिए टॉर्क क्या हो जाएगा, आई अल्फा इज इक्वल टू सी थीटा हो गया, ठीक है। तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क है अपना, तो अल्फा इज इक्वल टू सी बाय आई इंटू थीटा। तो यहां से ओमेगा देखेंगे तो अंडर रूट सी बाय आई आ जाएगा, तो जो टाइम पीरियड आएगा 2 पाई बाय ओमेगा, तो 2 पाई अंडर रूट आई बाय सी, दिस इज द time period of a torsional pendulum. ठीक है, चलो ये CCQ का क्वेश्चन नंबर 2 करो, CCQ 9 क्वेश्चन नंबर 2।
हो गया। तो CCQ 9 क्वेश्चन नंबर 2, यूनिफॉर्म डिस्क, तो डिस्क की बात हो रही है, रेडियस 5 सेंटीमीटर, मास 200 ग्राम, is fixed at its center to a metal wire, the other end of which is fixed to a ceiling। ठीक है, तो ये डिस्क जो है ऐसे, the hanging disk is rotated about the wire through an angle is released। यदि डिस्क में, तो ये टाइम पीरियड दे रखा है अपने को 0.2 सेकेंड, और टॉर्शनल कांस्टेंट निकालना है। तो अब डिस्क की इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है ना, तो इस एक्सिस का उसका आई क्या होगा, mr²/2। तो पहले अपन आई लिख लेते हैं, तो आई हो गया mr²/2। तो m हो गया 0.2, r को 25 × 10⁻⁴/2, तो 25 × 10⁻⁵। याद आएगा आई ऐसा यूनिट में, ठीक है। तो टाइम पीरियड 2π√I/c, तो c इज इक्वल टू 4π²I/t। तो 4π² को 10 मान ले अप्रोक्सीमेटली, आई हो गए क्या हो गया, हाँ t² आएगा, राइट, t² आ जाएगा। तो t² आ गया 0.2 × 0.2। तो ये और ये मिलकर गए तो 10⁻⁻² बचा, तो 0.25 आ जाएगा। यूनिट क्या होगी इसकी, क्या हो गया, π² को 10 मान लिया ना अप्रोक्सीमेटली, न्यूटन पर सेकेंड। टाउ इज इक्वल टू क्या था, c थीटा। टाउ होता है न्यूटन मीटर, और थीटा तो सच रेडियन में आता है, उसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, है ना। तो क्या आएगा, न्यूटन मीटर आ जाएगी इसकी यूनिट, या पर रेडियन आएगा। मतलब अगर वैसे लिखना है, तो अगर एंगल के फैक्टर भी लिखना है तो पर डायमेंशन में तो कोई रोल नहीं आएगा उसका, बाकी ऐसे या तो न्यूटन मीटर लिखा जा सकता है, न्यूटन मीटर पर रेडियन। क्लियर है यहां तक। अब देखो, ये तो क्या होगा, कुछ स्पेशल केस होगा इस तरह के पेंडुलम। अब कई कुछ जनरल नए, ऐसे नहीं हर जगह अपन फॉर्मूले बना के याद रखने की जरूरत है, ये तो कॉमन केस हो गए। अब कुछ भी नया सिस्टम दे सकते हैं जो ऑसिलेट कर रहा है, तो कॉन्सेप्ट वही है कि अगर वो लीनियर एसएचएम कर रहा है तो मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके अपन क्या देख लेते हैं, फोर्स देख लेते हैं। और अगर एंगुलर एसएचएम कर रहा है तो क्या देखना पड़ेगा अपने को, टॉर्क देखना पड़ेगा। तो जैसे एक और क्वेश्चन है, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया है या पूछा जाता है जिस तरह का, ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड kept on smooth horizontal surface। ठीक है, इसका मास जो है वो m है और लेंथ जो है वो l है, और ये सेंटर पे हिंज्ड है अपने, और यहां पे हमने एक स्प्रिंग लगा रखा है, और यहां पर भी एक स्प्रिंग लगा रखा है। समझ आया, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक रॉड रखी हुई है, सेंटर के अबाउट रोटेट कर सकती है, यहां पे अपन ने स्प्रिंग लगा रखे हैं।
find time period of small oscillations in horizontal plane. तो ये जो इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसमें स्मॉल ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड अपने को बताना है. इसका भी के ही है. तो क्या करोगे? तो स्मॉल का यूज करना होता है, वो अप्रोक्सीमेशन जैसे अपन ने बात की थी, तो वो यूज करना पड़ेगा अपने को. तो क्या करोगे? मान लो ये इक्विलिब्रियम, अभी तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है. तो यहां से क्या करोगे? अपने थीटा डिस्प्लेस कर दिया. थीटा डिस्प्लेस करके स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन आएगा वो लिखना पड़ेगा थीटा की टर्म्स में. तो थीटा को स्मॉल मानते हुए आर थीटा वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो. फिर स्प्रिंग का फोर्स लिखना पड़ेगा. वो स्प्रिंग के फोर्स क्या जनरेट करेंगे? टॉर्क. उस टॉर्क को आई अल्फा से इक्वेट करना पड़ेगा. तो उससे अल्फा जो है थीटा के प्रोपोर्शनल आ जाएगा. करो ट्राई.
तो देखो क्या करोगे इसमें, मान लिया हमने इसको कि ये जो रॉड है ठीक है, इसको हमने ऐसे रोटेट किया थोड़ा सा, तो हमने इसको ऐसे थीटा रोटेट कर दिया और थीटा स्मॉल है, तो ये जो लेंथ है, ये जो एक्सटेंशन आया स्प्रिंग में x, इस x को मैं L/2 थीटा मान सकता हूं, इसका रेडियस L/2 हो गया, तो ये लाइक आर्क लेंथ हो जाएगी। तो आर्क लेंथ क्या होती है, r थीटा होती है, तो ये क्या हो गया L/2 थीटा के बराबर हो जाएगी, या वैसे L/2 साइन थीटा होगी, बेसिकली वो स्मॉल थीटा के लिए साइन थीटा को लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। ऐसे इसमें भी सेम एक्सटेंशन आया होगा x विच इज इक्वल टू L/2 थीटा। आया समझिए। अब ये जो स्प्रिंग है इसमें एक्सटेंशन आया तो ये अपनी तरफ फोर्स लगाएगा F विच इज इक्वल टू kx, और ये भी अपनी तरफ फोर्स लगाएगा F इज इक्वल टू kx। ये दोनों फोर्स एक कपल बना लेंगे, तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, इसका टॉर्क लगा दो, इसका, दोनों कपल बना ले। कपल का टॉर्क क्या होता है, एनी वन ऑफ द फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, तो वो L के बराबर ही हो जाएगा वो डिस्टेंस, तो थीटा स्मॉल है, ठीक है। तो जो टॉर्क आएगा वो आ जाएगा F इंटू L के बराबर आ जाएगा। F किसके बराबर है, K इंटू x, और x किसके बराबर था, L/2 थीटा, और इस टॉर्क को हम I अल्फा लिखेंगे। अब I किसके अबाउट देखना है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन रॉड के सेंटर से जा रही है, सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ml²/12, तो ml²/12 अल्फा इज इक्वल टू KL²/2 थीटा, तो L² से L² कट गया, 2 से ये कट गया, 6 आ गया, तो अल्फा इज इक्वल टू 6k/m इंटू थीटा आ जाएगा। तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा यहाँ पे, तो ओमेगा जो आएगा ये आएगा √6k/m, तो टाइम पीरियड इज 2π/ओमेगा, 2π√m/6k, दिस इज द टाइम पीरियड। ठीक है, समझ आया कहां गलतियां की तुम लोगों ने। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन थे वो अनेकों बन सकते हैं, सीधी सी बात है, कॉन्सेप्ट वही है कि अगर लीनियर एसएचएम हो रहा है तो फोर्स x के प्रोपोर्शनल आ जाएगा, या एक्सेलरेशन x के प्रोपोर्शनल आ जाएगा, और एंगुलर है तो अल्फा थीटा के क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल आ जाएगा। कुछ कॉमन सिस्टम्स हैं जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, उनके हम फॉर्मूले याद कर लेते हैं, और नहीं है कॉमन सिस्टम तो उसको हमें ऐसे करके निकालना पड़ सकता है। ठीक है, चलो आज इतना ही करते हैं। अब इसमें एक पार्ट बचा है सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम, अगली क्लास में करेंगे, और ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे अगली क्लास में। ये एक डीएमटीएस मिला है तुम लोगों को, है ना, सिंपल पेंडुलम पे, वो करके आना है।